बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार का आदमी। अमरीकी सदर ट्रंप को बैक टू बैक दो बड़े झटके लगे हैं और पाकिस्तान में दो बड़ी अच्छी खबरें हैं, एक अफसोसनाक खबर है। उन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर को सिक्योरिटी इदारों ने आज़ाद कश्मीर के करीबी जंगल से गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक मजीद कई अफराद की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शौकत के साथ कुछ और भी आम रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद मुनीर कुरैशी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि शौकत नवाज मीर को मुजफ्फराबाद और बाग की दरमियानी हदूद से गिरफ्तार किया गया। तो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो 4 रहनुमा हैं उन पर रियासत ने एक बड़ी रकम मुकर्रर कर रखी है। तो ये तमाम के तमाम लोग मफरूर हैं या रुपोश हैं। SSP मुजफ्फराबाद रियाज मुगल के मुताबिक शौकत नवाज मीर पुलिस को कई संगीन मुकदमात में मतलूब है। तो अब आज़ाद कश्मीर में जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज है, एहतजाजी तहरीक है, उसके ये मरकजी लीडर हैं। शौकत नवाज उस एहतजाजी तहरीक को लीड कर रहे हैं जो इस वक्त रावला कोर्ट में धरना दिए हुए है। तो इनकी गिरफ्तारी को बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है और पिछले चंद रोज से पाकिस्तान के कई सियासी रहनुमा पाकिस्तान की हुकूमत और इन बागी कश्मीरी रहनुमाओं के दरमियान मुसालहत की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए मामला को तय किया जाए। आज बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान के पास गए और मौलाना फजलुर रहमान की सालसी की पेशकश को अप्रीशिएट किया। और मौलाना फजलुर रहमान का दावा ये कि कश्मीरी रहनुमाओं ने उन्हें ख़त लिखा, एक वफद भेजा और हुकूमत के साथ बातचीत करने की ऑफ़र की है और मौलाना को मुसालतकार के तौर पर रोल अदा करने के लिए कहा गया। दूसरा अपोजिशन भी एक्टिव है और कल आपने देखा कि अपोजिशन के कई रहनुमा रावला कोर्ट जाने की कोशिश में रोक लिए गए, जिन्होंने सड़क पर धरना दिया। महमूद अचकज़ई और मुर्तज़ा नवाज़ खोखर और शाहिद खान अब्बासी, ये वो तमाम लोग हैं जो कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात करने, बात करने के लिए आज़ाद कश्मीर जाना चाहते थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि रियासत इन अफराद से बातचीत का कोई इरादा नहीं रखती। तो शौकत मीर की गिरफ्तारी के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान किससे मुज़ाकरात करेंगे और किसको हुकूमत के साथ बिठाएंगे, क्योंकि वो मरकज़ी लीडर है और पकड़े जा चुके हैं और बाकी लीडर भागे हुए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से जब कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया तो 4 सरगर्म रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वालों के लिए फीकस 1 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान भी किया था। इस फहरिस्त में नंबर 1 शौकत नवाज मीर, दूसरे नंबर पर उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल है। तो शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियासत का इनको माफ़ करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इनके हाथों पर FC के और रेंजर के एहलकारों का खून है। रावला कोर्ट के CMH हॉस्पिटल पे जब एहतजाज करने वालों ने हमला किया था तो उसमें इंचार्ज सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई थी। तो अब इस गिरफ्तारी के बाद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज वाला मामला तो बढ़ गया। एक अफसोसनाक खबर लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से पेश आया। इसमें 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। बड़े मासूम बच्चे जो घर से ट्यूशन पढ़ने निकले थे, हंसते खेलते वालिदैन ने उन्हें तैयार करके छोटी छोटी किताबें सौंप कर भेजा था कि जाओ अपनी टीचर के पास जाकर पढ़ो। और चूँकि ये छुट्टियों का याम है, बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ हैं, तो लोगों ने घरों में ट्यूशन सेंटर खोल रखे हैं। तो वालिदैन समझते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो किसी न किसी ट्यूशन सेंटर या अकेडमी में उनको डाल दिया जाता ताकि उनकी जो रूटीन है स्कूल जाने की या पढ़ने की वो मुतासर ना हो। तो तालीम में गैप ना आने की वजह से बच्चों को इन ट्यूशन सेंटर में भेजा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मौत इंतज़ार पे खड़ी थी। 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे कल शाम 4:45 पे या 5 बजे के करीब इस हादसे का शिकार हो गए। इसके बारे में जो सरकारी हुकाम का मौक़िफ़ है वो ये है कि 3 मरले का एक घर है और इसमें एक ही कमरा था जो कि बड़ी खस्ता हालत में था और इस पर भी TR और वो जो छत होती है इसके ऊपर भी जो छत थी वो आरजी छत थी, जिसे TR की छत कहा जाता है। लोहे के
जो बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं वो डाले जाते हैं और गार्डर डाले जाते हैं, दरम्यान में ईंटें लगाई जाती है, फिर इनके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता है। तो चूंकि आगे बारिशों का मौसम है, मानसून है, तो जो घर के मालिकान है वो मिस्त्रियों के साथ या कुछ लोगों के साथ छत का जायजा ले रहे थे, मुआयना कर रहे थे। बाद लोगों ने इसको ज़ेर तमीर बिल्डिंग करार दिया। तो ना ये कोई बड़ी बिल्डिंग है, ना ये बड़ा तवील कामत घर है, ना मजबूत घर है, ना ही इसके ऊपर कोई और स्टोरी डालने की कोशिश की जा रही थी। महज एक कमरे की छत के ऊपर चंद लोग चढ़ते हैं और चूंकि छत के ऊपर मिट्टी जो है वो पिछली बारिशों की वजह से वो हट चुकी है और जब भी बारिश होती है तो वो छत लीक करती है। तो अब अगली बारिशों से बचाव के बंदोबस्त के लिए जो तैयारी की जा रही थी वो मौत का पैगाम लेकर आई और छत उस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकी जो वज़न उसके ऊपर उन 4-5 लोगों के चढ़ने की वजह से पड़ा। एक गार्डर टूटा और नीचे पढ़ने वाले मासूम बच्चे मलबे के नीचे आ गए। 35 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, एक उनकी टीचर थी। तो उनमें से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए क्योंकि बड़ी छोटी उम्रें थी, वो खुद को बचा भी नहीं सके, मासूम बच्चे, और 22 बच्चों को बचा लिया गया। तो ये बड़ा अलमनाक और खौफनाक किस्म का सान है जिसने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया है। और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वही 5 अफराद जो छत पे चढ़े थे, इनमें 2 मालिकान है, रेहान और फैज़ान, जबकि मरने वाले बच्चों में खुतीजा, मुर्तज़ा, अबीहा, सुलेमान, फारिया, फुआद, नाम भी कितने खूबसूरत है, फूलों जैसे नाम है। और अब इसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है कि घरों के अंदर तालीमी मराकज़ क्यों खोले जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा जो पाकिस्तान के अंदर मोहल्लादारी सिस्टम है उसमें मोहल्ले के बच्चे किसी एक घर में पढ़ने के लिए जमा होते हैं और वहाँ कोई टीचर या कोई ऐसी पढ़ी लिखी खातून या कोई शख्स उनको तालीम देता है। क्योंकि बच्चे गरीबों के होते हैं, ज़्यादा फ़ीस अदा नहीं कर सकते, बड़ी अकेडमी में जा नहीं सकते, तो वो ज़ेर तमीर मकान था या वो खस्ता हाल कमरा था तो मामूली सी फ़ीस होगी। और पता नहीं फ़ीस भी वो लेती थी या खुदा वास्ते पढ़ाती थी। वो खुद भी खातून बड़ी ज़ख्मी है, क्रिटिकल हालत में है। जो खातून टीचर है, 35 साल खातून है, उसको इंटेंसिव केयर में रखा गया। कुछ और बच्चे भी उनके साथ नाजुक हालत में हैं। जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं उनमें उन मालिकान के बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उनकी अपनी फैमिली को भी खासा नुकसान पहुंचा है। अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। इमरान खान की किस्मत का फैसला महफूज कर लिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में मुबैना तौर पर कैद तन्हाई में रखने के खिलाफ दायर दरखास्तों के काबिल समात होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन इमरान खान की आज अडयाला जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई है और बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद जारी रही। अडयाला जेल का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ मियाँ बीबी की मुलाकात हुई। इसके अलावा बुशरा बीबी से उनके अहल खाना की भी मुलाकातें कराई गई हैं। ये मुलाकातें भी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई हैं। इस दौरान बुशरा बीबी की सेहत समेत मुख्तलिफ फैमिली अमूर पर बातचीत की गई है। बुशरा बीबी से मुलाकात करने वालों में उनकी भाभी और बेटी शामिल थी। मुलाकात ख़त्म होने पर दोनों ख़वातीन अडयाला जेल से बाहर रवाना हो गई और उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। तो बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए उनकी बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा मानिका ये अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से अंदर गई थी। अब जो इमरान खान की कैद तन्हाई से मुतल्लिक़ दरख्वास्त है उसमें जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। उन्होंने कहा मैंने दोनों फैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। पहले ये तय करें कि दरख्वास्तें काबिल समात है या नहीं है। अगर दरख्वास्तें काबिल समात करार पाई तो फिर जेल हुकाम को नोटिस करके उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि दोनों को कई माह से कैद में रखा गया है जो न सिर्फ जेल कवानीन बिलखसूस नेल्सन मंडेला रूल्स के मुनाफी है। तो उन्होंने माजी में किसी दरख्वास्त में कैद तन्हाई के खात्मे की इस्तदा नहीं की बल्कि इसका जिक्र सिर्फ पस मंजर के तौर पर किया गया। बैरिस्टर सुलेमान का मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी से गुज़श्ता 7 माह से मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि अदालती हुक्म पर इमरान खान से मुलाकात हुई तो पता चला कि इन्हें रोज़ाना 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। तो सुलेमान सफदर ने कहा कि इमरान खान की उम्र 74 बरस है, एक आँख की बनाई मुतासर हो चुकी है, दोनों मियाँ बीवी की आँखों की सर्जरी हो चुकी है, इसके बावजूद इन्हें तन्हाई में रखा गया है
और ये बड़ा जुल्म है। तो वो खान साहब जो ये कहते थे कि पता नहीं क्यों लोग जेल में जाके बीमार हो जाते हैं, आज उन्हें अंदाज़ा होगा कि जेल में लोग जाकर क्यों बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये मुकाफ़त अमल है, जो आप दूसरों के लिए बोते हैं वो आपको खुद भी काटना पड़ता है, और जो आप दूसरों के बारे में कहते हैं वो आपके आगे खुद ही आ जाता है। तो बहरहाल इसके ऊपर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अगली खबर जो है वो अमेरिका के हवाले से है। सदर ट्रंप को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे हैं। एक तो ईरान ने टके टोकरी कर दिया, जलील करके रख दिया। अमेरिका की टीम कतर पहुंची थी, जिसमें ट्रंप के दामाद और उनके मुशीर स्टीव वुडकॉफ शामिल थे, और दावा ये किया जा रहा था कि ईरान ने मुज़ाकरात शुरू करने की ऑफ़र की है। तो इसलिए अमेरिकी टीम कतर पहुंच रही है और उधर से ईरानी टीम भी पहुंच जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि ईरान ने पहले बता दिया कि उनका फ़िलहाल कतर जाने का कोई इरादा नहीं है, और उसकी वजह क्या थी कि ईरान पाकिस्तान के बगैर कोई भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। लेकिन चूंकि कतर को अमेरिका ने एक रोल इसलिए अदा कर दिया कि कतर ने ईरान के पैसे देने हैं। ये जो मुंजमद एहसासों वाला मामला है, इसमें 12 अरब डॉलर कतर ने मुंजमद किया हुआ है। तो 6 अरब डॉलर की बातचीत चल रही थी। तो इसलिए अमेरिका ने कहा कि कतर आ जाए, और कतर को कहा गया कि लटका दो, इनको पैसे नहीं देना। और ट्रंप बार बार कह रहा है कि हमसे वो सोयाबीन खरीद लो, फलाह खरीद लो, आपको नगद पैसे नहीं देंगे। तो इस बात से ईरानी शदीद नाराज़ हैं, और उन्होंने फिर कतर जाने से इनकार कर दिया। तो एक ये बड़ी एम्बैरसिंग खबर है। अब ट्रंप का दामाद और उनका मुशीर कतर में कतरी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी साड़ी गल हो गई। लेकिन ये बहुत ही बड़ी नाकामी नहीं है, बल्कि ये बेइज्जती है कि किसी को मुज़ाकरात के लिए बुलाना, या उसका ख्याल होना कि अब मुज़ाकरात का अगला मरहला शुरू हो सकता है। तो आप किसी की दावत पर जाएं और आगे से दावत देने वाला ही ना हो, तो फिर इससे ज़्यादा बेइज्जती और हो नहीं सकती। तो एक तो ये इनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। दूसरा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका देते हुए पैदाइशी शरीयत यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप महदूद करने से मुतल्लिक इनका एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ऑर्डर के खिलाफ फैसला सुना दिया, और ट्रंप इंतजामिया ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका में पैदा होने वाले ऐसे बच्चों को खुदकार अमेरिकी शरीयत से महरूम करने की कोशिश की थी जिनके वालिदैन दूसरे ममालिक से आए हों और मुस्तकिल कानूनी हैसियत ना रखते हों। तो अमेरिका में जो सिटीज़न का राइट है, ट्रंप ने इसके ऊपर काफ़ी कानून साजी की है। वो समझते हैं कि लोग बाहर से आते हैं, वो अमेरिकी शहरी भी नहीं होते, यहाँ बच्चे पैदा करते हैं, उनको सिटीजनशिप देना पड़ती है। तो इसके अलावा उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का ये हुक्म गैर मौसर हो गया है, जिससे अमेरिका में पैदा होने वाले ऐसे बच्चों की पैदाइशी शरीयत बरकरार रहेगी। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है ट्रंप के लिए। अब ट्रंप मुंह मसोर के कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, और इस फैसले को वो अमेरिका के लिए नुकसानदेह करार दे रहा है। अदालत के फैसले को इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़ा कानूनी धचका करार दिया जा रहा है। तो कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि ये फैसला अमेरिका में पैदाइशी शरीयत से मुतल्लिक आईनी तशरीह के तनाज़ुर में एक अहम अदालती पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। अमेरिका कई मामलात में उलझा हुआ है, और ये वो मामलात है जो अंदरूनी तौर पर ट्रंप को हॉन्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ईरान उनकी जान को आया हुआ है। ईरान को कभी वो धमकी देते हैं, कभी प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं, कभी उनके ऊपर हमले करते हैं, और कभी फिर पाकिस्तान इंटरफेयर करता है और दोबारा सुलह करा देता है। अभी हाल ही में जो हफ्ते और इतवार को जो एक दूसरे के ऊपर हमले हुए, वो भी पाकिस्तान ने रखवाए और फिर आमादा किया कि बातचीत करें। और इसी के तनाज़ुर में फिर अमेरिकी कतर पहुंचे हैं, लेकिन अगू ईरान ने झंडी दिखा दी है। तो फिलहाल ईरानी हुकाम का कहना यह है कि ईरान का कोई आला सतह का नुमाइंदा कतर में मौजूद नहीं है, और ना ही ईरान का मुस्तकबिल करीब में अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का कोई इरादा है। सीधी सी बात है, अमेरिका MOU के अंदर जो निकात है उनके ऊपर अमल दरामद शुरू करे, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो बातचीत आगे बढ़ जाएगी। एक तो मुंजमद असासे बहाल करे, और कतर से और UAE से जो पैसे मिलने हैं वो उनको वापस दिलाए, जो ईरान के पैसे हैं जो फ्रीज हुए हैं। और दूसरा, लबनान सबसे बड़ा और कोर इशू है जिसके ऊपर अभी तक जंग जारी है।
तो ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अभी तक अमेरिका ने MOU के नुकात पर अमल दरामद शुरू नहीं किया। दूसरी तरफ ईरानी हुकाम ने अमान का दौरा किया और अमान ने भी इस बात की मुखालफत कर दी है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कोई टैक्स आयद होना चाहिए। अमानी हुकाम ने ईरानी हुकाम को ये कहा है कि खिदमात पर चार्जेस लिए जा सकते हैं, यानी अगर अमान या ईरान समंदर के अंदर जहाज़ों को किसी किस्म की सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर कोई फ़ीस लग सकती है, लेकिन ये जो आबने हुर्मुज़ है इसके ऊपर किसी भी जहाज़ से कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो ईरान को इस मामले में अमान की सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। अगली खबर इस्लामाबाद में फ़रार होने वाले कैदियों के हवाले से है। रावलपिंडी में कोटा अदालत से पेशी के बाद वापसी पर अडयाला जेल के 14 कैदी पुलिस एहलकार की आंखों में मट्टी और मिर्चें फेंक कर भाग निकले थे। तो उस हवाले से बड़ी हम पेशरफ सामने है। 4 कैदी पकड़े गए थे, 10 अभी तक गायब हैं। तो पुलिस के मुताबिक ड्यूटी पर ममूर अडयाला जेल के गार्ड इंचार्ज समेत 5 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिए गए हैं और SP हेडक्वार्टर को ओहदे से हटाकर लाहौर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जबकि DSP हेडक्वार्टर इम्तियाज़ अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब इन कैदियों की तलाश के लिए इस्लामाबाद और पिंडी के गिरदुरवा में ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक उन 10 कैदियों का कोई सुराग नहीं मिला जो पुलिस को गुच्चा देकर भाग निकलने में कामयाब हुए। एक बड़ी अच्छी खबर यह कि हुकूमत ने माली साल के आगाज़ पर LPG की कीमत में बड़ी कमी कर दी है। ओगरा ने LPG की कीमत में कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है और नई कीमत में तकरीबन 67 रुपये 33 पैसे कमी की गई, जिसके बाद LPG की नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे हो गई है और LPG का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया है। तो घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2848 रुपये 91 पैसे है। नई कीमतों का इतलाक आज से शुरू हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी हुकूमत ने जो सरकारी रेट मुकर्रर किया था वो गालिबन 309 रुपये था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी LPG 450 से कम में दस्तयाब नहीं थी और बाज़ इलाकों में वो 500 रुपये और 550 रुपये किलो में बेची गई है। लेकिन इन LPG वालों का हुकूमत बाल भी बीका नहीं कर सकी, इनको हाथ नहीं लगा सकी, इनको कुछ भी नहीं कह सकी और LPG पिछले 3-4 महीनों से अंधी मचाई हुई है और अरबों रुपए कमा लिए LPG वालों ने। अब नई कीमत जारी कर दी गई, बाजार तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन कौन इस बात को मेक श्योर करेगा कि आवाम को नई कीमत के मुताबिक यानी 241 या 42 रुपये पर KG गैस मुयस्सर होगी। तो ऐसा मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है कि जो कीमतों पे अमल दरामद करा सके। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर से वो टमाटर 300 रुपये किलो मिल रहा है और आम जो है वो 150-200 रुपये किलो में दस्तयाब है। तो क्या लोग टमाटर छोड़ के हंडिया में आम डालना शुरू कर दें? कीमतों पे कोई तवाज़ुन ही नहीं है, ना कोई चेक करने वाला है। प्याज अलग महंगा हो रहा है, सब्जियां कोई सब्जी 200-300 रुपये से किलो नीचे नहीं है। चंद दिन तवज्जो रही तो महंगाई कंट्रोल में थी, अब तू कौन और मैं कौन। अगली खबर जियो न्यूज़ के हवाले से है, जिनकी पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के सामने पेशी हुई है। तो जियो के हुकाम ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को बताया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और इसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से निकाल दिया गया और पैमरा की जानिब से जियो न्यूज़ की मुअत्तली के सिलसिले में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के सामने समाअत के दौरान जियो न्यूज़ की लाइसेंस होल्डर कंपनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील साइम हाशमी पेश हुए और उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने गलती का गैर मशरूत एतराफ़ किया, माजरत की और तमाम मवाद जो है वो उन जगहों से हटा दिया जो रेलिवेंट है। साइम हाशमी और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खां ये दोनों जियो की तरफ से पेश हुए। इन्होंने तमाम दस्तावेज़ात सामने रखी और बताया कि जियो के तमाम यूट्यूब के जो स्ट्रीम करने वाले चैनल हैं वो बंद हैं, फेसबुक पे बंद है, सैटेलाइट पे बंद है। अलबत्ता जियो UK चल रहा है, चूँकि पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। लेकिन जियो न्यूज़ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की है और इस हद तक कार्रवाई की है कि एडिटोरियल कमेटी के रुकन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। हालांकि साफ झूठ है, एडिटोरियल कमेटी है ही कोई नहीं। तो जियो ने नाम तो शेयर नहीं किया और मेरे ख्याल करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये काम किया उनकी जान खतरे में पड़ सकती है।
माफ़ी मांग ली गई है और मेरा ख्याल है इनको माफ़ भी कर देना चाहिए। और गालिब इम्कान ये कि एक आध और पेशी के बाद जियो का लाइसेंस बहाल हो सकता है। 10 मुहर्रम हराम को जियो ने 1 घंटे तवील मजहबी डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी फिल्म जारी की थी और उसमें 13 सेकंड का एक हसास किस्म का मंजर शामिल था जो एआई की मदद से जनरेट किया गया था। वो बड़ा ख़तरनाक था। उसी पर रद्द-ए-अमल आया और उसी के सिलसिले में इसको बैन कर दिया गया। वैसे आपस की बात है कि जियो न्यूज़ बंद होने से ऐसे लगता है कि जैसे बाबर आजम को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया, मज़ा ही नहीं रहा। एक और बड़ी खबर डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी देर ज़ेर गर्दिश रही कि उनका खुदा नास्ता जेल में इंतकाल हो गया। ये फेक खबर थी, इस तरह की कोई खबर मुसद्दका नहीं है। और माशाल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो चंगी भली है, बावजूद उसके कि वो आलमोस्ट 80 के आसपास है, लेकिन माशाल्लाह खाते पीते घर की खातून है और कई मर्दों पर भारी पड़ने वाली खातून है। तो वो जेल में कुछ ज़्यादा बीमार भी नहीं है, सेहतमंद हट्टी कट्टी हैं और वैसी की वैसी हैं। तो उनके बारे में जो खबर सोशल मीडिया पर चलाई गई तो कतई झूठी है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला जारी किया है और उन्होंने हुक्म जारी किया कि बगैर कानूनी वजह के मजाज अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के किसी का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक ने मुल्क भर के बैंकों को नया हदायतनामा जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी अकाउंट होल्डर को नुकसान ना पहुंचाया जाए। स्टेट बैंक के मुताबिक यकीनी बनाया जाए कि किसी भी बैंक अकाउंट पर डेबिट ब्लॉक, ऑपरेशन पाबंदी या अकाउंट फ्रीजिंग का इकदाम सिर्फ कानून के मुताबिक हो और किसी भी शहरी के अकाउंट के हवाले से कानूनी इख्तियार और नामुनासिब तस्दीक के बाद ही कार्रवाई हो सकेगी। बैंक हदायत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुनासिब अंदरूनी मेकानिज़म भी वज़ा कर सकते हैं और बैंकिंग निज़ाम जो अपना कोई सिस्टम बना लें अंदरूनी तौर पर और वो उस बात का फ़ैसला करें कि अकाउंट होल्डर को कोई गैर ज़रूरी नुकसान ना पहुँचे। तो हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी इख्तियार और अथॉरिटी की मंजूरी से किसी का भी बैंक अकाउंट ब्लॉक करने से रोकने का हुक्मनामा जारी किया था। जस्टिस अरबाब ताहिर ने स्टेट बैंक को अंदरूनी मैकेनिज्म तय करने और हदायत जारी करने की हदायत की थी जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। अगली खबर इस्लामाबाद के उन 5 अफराद के हवाले से है जिनके ऊपर इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीद फरोख्त का मामला है। FIA ने 5 लोग पकड़े थे जिनमें 3 चाइनीज़ थे, 2 पाकिस्तानी थे। अदालत में पेश किया गया तो जो पाकिस्तानी थे उनके वकीलों ने कहा कि इनका लेना देना ही कुछ नहीं है। 2 मुलजमान पाकिस्तानी, ये तो ड्राइवर है और गार्ड है, तो इनको रिहा किया जाए। तो बाकी के जो 3 लोग हैं वो चाइनीज़ है, गैर मुल्की है। केस बनाया गया इंसानी अज़ा, हालांकि ये इंसानी अज़ा जो है वो प्लासेंटा कहलाता है और इंसानी प्लासेंटा ये कोई अज़ा नहीं होता। ये जब बच्चा पैदा होता है इसके ऊपर जो ओल होती है, जो झिल्ली होती है और उसका एक नाड़ू होता है जिससे माँ के पेट में उसको खुराक मिलती है, उसको प्लासेंटा कहते हैं। अब ये अज़ा जो है वो दाइयाँ अक्सर फौरी तौर पर जब बच्चा पैदा करती है तो निकाल के फेंक देती है। तो पाकिस्तान में ये प्लासेंटा किसी काम में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन FIA ने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाया। इन्होंने इंसानी प्लांटा हासिल करने के लिए पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर के अस्पतालों से मिली भगत कर रखी है और इस प्लासेंटा को भेड़ का मवाद ज़ाहिर करके बैरून मुल्क भेजा जाता था। अब क्यों भेजा जाता था, वजह क्या है? वजह यह कि जो प्लासेंटा है इसके अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं इन्हें मास्टर सेल कहा जाता है। इनके अंदर जादुई ताकत होती है। देखिए, इंसान जब वजूद में आ रहा होता है और उसके वजूद में आते हुए जिन सेलों ने अपनी ताकत लगाई होती है वो कितने ताकतवर होंगे। तो ये इतने ताकतवर होते हैं कि दिल, जिगर, हड्डी या जिल्द के किसी भी ख़राब खुली को दोबारा नया बना सकते हैं। तो ये बड़ा कीमती सेल है और ये पिछले चंद सालों में इन्वेंशन हुई है कि इंसानी प्लेसेंटा जो है वो इंसानों के दोबारा काम आ सकता है। इससे अद्वियात बनती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि इससे एंटी एजिंग क्रीमें बन रही हैं चाइना के अंदर और जिस्म के जो ख़राब खुली होते हैं उनको दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। टिश्यू रिपेयरिंग करता है, ज़ख्मों को तेज़ी से ठीक करता है, यानी ग्रोथ फैक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा। तो एक लंबी चौड़ी मेरे पास डिटेल है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इंसानी अज़ा कोई नहीं है जिसको इन्होंने
हमें तो लगा पता नहीं दिल निकाल लेते हैं, जिगर निकाल लेते हैं और फिर इंसानों को मारते हैं, मरे हुए का निकालते हैं। तो ये सबसे अहम पॉइंट है। तो प्लेसेंटा जो है वो एक वेस्टेड मटेरियल है, जिसको अब पाकिस्तानी पुलिस का कमाल है कि चूहे को कहे वो खुद को हाथी के और हाथी को कहे कि वो खुद को चूहा मान ले। तो कुछ ऐसा इस केस में हो रहा है। तो जिस किसी ने भी जल्द की झुर्रियाँ ठीक करनी है, नए खलियात बनाने हैं, जवान होना है, तो इस प्लेसेंटा के बारे में जाके रिसर्च करे और इससे बनने वाली अद्वियात और इंजेक्शन को इस्तेमाल करे, तो फिर आप भी जवान हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। मुझे वैसे चाइना वालों से हमदर्दी कोई नहीं, अगर वो कोई इलीगल काम कर भी रहे थे तो मेरा ख्याल है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन ये इंसानी अज़ा का इस्तेमाल छोड़ दें कि इंसानी अज़ा इस्तेमाल किए जा रहे थे, इससे लोगों के अंदर खौफ फैलता है। और चीन हमारा दोस्त है, उनके हवाले से इस किस्म की बातें करके हम कोई ज़्यादा खिदमत पाकिस्तान नहीं कर रहे। अब तक के लिए आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना गिरदुनवा के लोगों बहुत ख्याल रखिएगा।